नज़ीर, जनूबी लेबनान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक शदीद तरीन लड़ाई जारी है। वहां से खबर आ रही है कि गुलानी ब्रिगेड का एक कमांडर मारा गया है, एक ऑफिसर वहां पर हलाक हुआ है। इस वाक़े ने, इस हमले ने इसराइल को पूरी तरह से हिला दिया। दूसरी तरफ जो फ़िज़ाई हमले हैं वो शदीद तर फ़िज़ाई हमले हैं। तिल अवीव अब टारगेट लिस्ट के ऊपर आ चुका है, तो तिल अवीव अब निशाना बना है। तिल अवीव के अंदर ड्रोन घुसे हुए हैं। फिर हाइफा के ऊपर अटैक किया गया और हाइफा में नेवल बेस को निशाना बनाया गया है। बंदरगाह का जो एरिया है उसको निशाना बनाया गया। दीगर बहुत सारी जो बेसेस हैं उनको अटैक किया गया है। हसास तरीन मिलिट्री साइट्स उनको निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ दुनिया का जो मंजरनामा है वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। जो एक तरफ तो इसराइल कह रहा है कि ट्रंप के आने से, और ट्रंप ने जो टीम अनाउंस की है, जो आला ओहदेदारान अनाउंस किए हैं, वो कह रहे हैं ये उनके लिए आइडियल टीम है। ये उनकी ड्रीम टीम थी कि ऐसा एक अमेरिकी सदर आए और ऐसी एक टीम हो, और अब वो ग्रेटर इसराइल जो है वो बनाने जा रहे हैं। ये इसराइल इस वक्त कह रहा है। उनके मंसूबे और ज़मीनी हक़ाइक़, उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। आप ज़रा देखिए, आज़रबाईजान के अंदर मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं। पहली बार ये हो रहा है आज़रबाईजान के अंदर मुज़ाहरे। इसराइल तक जो तेल पहुंच रहा है, बताया जाता है कि आज़रबाईजान से वो पाइपलाइन है जो इसराइल तक पहुंचती है, तो वहाँ पर मुज़ाहरे क्या फिल्फ और तेल को बंद किया जाए। ऑस्ट्रेलिया आज फ़लस्तीन के हक़ में उसने परमानेंट पोजीशन शिफ्ट कर ली है। बहुत बड़ी तब्दीलियां यहां पर दुनिया के नक्शे के ऊपर, मंजरनामे के ऊपर रूनुमा हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने परमानेंटली, मतलब एक तारीखी है कि परमानेंट अपना पॉलिसी शिफ्ट किया है। इस बारे में बात करेंगे। और रशिया को जो इजराइल की जानिब से खुफिया पैगाम भेजा गया, जो मिनिस्टर भेजा गया, अब उसकी तफसीलात सामने आई हैं। पता ये चला है कि रशिया को यह कहा गया है कि वो हिजबुल्लाह को असलहा देना बंद करे, और पुतिन ने आगे से जवाब ये दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता और हम मुकम्मल जो सपोर्ट है वो जारी रखेंगे। एक ही हल है कि सीज़ फायर अगर किया जाए तो ये मामला जो है वो थम सकता है, इसके बगैर हम मानने वाले नहीं हैं। तो पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ी है जो रशिया वहां पर ये गए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान शुरू हो गया और यूरोप के अंदर एक बड़ा बहरान शुरू हो गया। बाइडन मजीद जंगी मदद यूक्रेन को देने जा रहा है। यानी ये अमेरिका की तारीख में ऐसा बहरान कभी विटनेस नहीं किया गया हालिया हिस्ट्री के अंदर, कि एक नया अमेरिकी सदर आ चुका है, उसकी 180 डिग्री पर बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी है। और मौजूदा जो अभी एक डमी सा प्रेसिडेंट आप कहेंगे, वो कह रहा है कि वो जाते जाते भी मजीद मदद देगा, और ट्रंप कह रहा है मैं जंग रुकवाऊंगा। बाइडन मजीद जंगी मदद देने जा रहा है, और यूरोप कह रहा है कि ट्रंप जो मर्जी कहता रहे, हम यूक्रेन की जंग रोकने वाले नहीं हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बरह रास्त मिडिल ईस्ट की जंग को मुतासर कर रहा है। और जो इसराइल के मंसूबे थे उनको बहुत बुरे तरीके से ये मुतासर कर रहा है। मतलब ये वाला फैक्टर, जब यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं और अमेरिका के अंदर इतना बड़ा बहरान खड़ा हो गया है, ठीक है, और दुनिया सारी जो पोजीशन ले चुकी है फ़लस्तीन के हक में, तो ये सारे जो नया मंजरनामा बन रहा है और रोज़ाना बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है अगले मंजरनामे के हवाले से, दुनिया के फ्यूचर के हवाले से, जंगों के फ्यूचर के हवाले से। वो तमाम फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इतनी बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि ये डिसाइड करना मुश्किल है कि पहले कौन सी खबर जो है वो शेयर की जाए। एक के बाद एक झटका इस वक्त इसराइल को दिया जा रहा है, और इस डूबते हुए जहाज को नई कारी ज़रबें जो है वो लगाई जा रही हैं, या फिर यूं कहिए कि पूरी तरह से इसको छलनी किया जा रहा है। नाज़रीन, जनूबी लेबनान के अंदर तारीख का एक बहुत बड़ा मार्का इस वक्त लड़ा जा रहा है। यह बड़ी तारीखी जंग है जिसके इंपैक्ट ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की गुलामी और आज़ादी पर होंगे, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की आज़ादी और गुलामी पर होंगे। और जाहिर बात है, फिर इस्लामी दुनिया से मुराद सारी दुनिया है। तो एक बड़ा डिसाइडिंग मार्का जनूबी लेबनान के अंदर लड़ा जा रहा है। अगर इसराइल यहां पर मुकम्मल उसको डिफीट होती है तो मतलब ये इसराइल का इतना उसका इंपैक्ट पड़ेगा कि फ़लस्तीन मंजरनामे के ऊपर उभरेगा एक आज़ाद मुल्क के तौर पर, और ये सब कुछ रीशेप हो जाएगा। तो वो जो डिसाइडिंग मार्का है वो जनूबी लेबनान के अंदर लड़ा जा रहा है। और जिस तरह से हिजबुल्लाह कन्फ्रंट कर रही है ज़मीनी सतह पर और फ़िज़ाई हमलों के अंदर, ये मार्वलस है, ये एक्सेप्शनल है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनइमेजिनेबल है। और तमाम कैलकुलेशंस को जो इसराइल और उसके इत्तेहादियों की थी वो हिजबुल्लाह ने उनको बिल्कुल गलत साबित किया है। और हिजबुल्लाह
ایک بالکل ڈیفرنٹ آرمی کے طور پر کھل کر سامنے آئی ہے۔ اب ناظرین ذرا اندازہ کریں کہ گولانی بریگیڈ کا کمانڈر وہاں پر مارا گیا ہے، ایک آفیسر وہاں پر مارا گیا ہے، اور سولجر کے حوالے سے خبر آ رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی کا ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے۔ پلاٹون کمانڈر ان دا 51st بٹالین آف دا گولانی بریگیڈ واز کلڈ اینڈ آفیسر واز سیریسلی انجرڈ ان دا بیٹل ان دا سدرن لیبنان۔ گولانی بریگیڈ آفیسر کلڈ اینڈ ادر سیریسلی انجرڈ ان بیٹلز ان دا سدرن لیبنان۔ وہ جو کمانڈر مارا گیا اور ایک آفیسر سیریسلی انجرڈ ہوا، بعد میں اب خبر آ رہی ہے کہ وہ جو آفیسر ہے کچھ ہی دیر کے بعد وہ آگے خبر کے جو 7 آفیسر سیریسلی انجرڈ ہوا تھا وہ بھی مارا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور سولجر جو ہے وہ سیریسلی انجرڈ ہے۔ یہ ایک ابتدائی خبر، یعنی آپ اندازہ کریں اس سے پچھلی ویڈیو میں جو سٹیٹس ہمارے سامنے آئے تھے کہ 37 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 37 ہلاکتیں، ایک ایک ہلاکت مطلب ان کو تباہ کر رہی ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ ایک نیا اضافہ ہے کہ کمانڈر مارا گیا گولانی بریگیڈ۔ دیکھیں گولانی بریگیڈ کو یہ نقصان پہنچانا، اس کے سائیکولوجیکلی بھی بہت امپیکٹ ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا پہلوان گولانی بریگیڈ ہے، ان کی مطلب ایک سمبولک ہے ان کی پاور کا۔ یہ گولانی بریگیڈ اسرائیل کی تاریخ کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کے اندر یہ شامل رہی ہے، تو اس کو ہٹ کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، پوری جنگ کے اندر اگر کسی کے سب سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں کسی بریگیڈ کے تو وہ گولانی بریگیڈ ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو سمبل ہے ان کی سب سے بڑی پاور کی، تو ان کے کمانڈرز کو مارنا، ان کے فوجیوں کو اس کا بہت امپیکٹ ہے۔ تو ناظرین اس وقت اسرائیل کے اندر ماتم ہے اس واقعے کے رپورٹ ہونے کے بعد، اور ایک ایسا درد حزب اللہ اسرائیل کو روزانہ اور ہر گھنٹے دیتی چلی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے لیے وہ انبیئریبل ہے، یہ اسرائیل کو اندر سے توڑ رہا ہے، یہ اسرائیل کو اندر سے کمزور کر رہا ہے، اسرائیل کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، اسرائیل اندر سے چکنا چور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں ایک کمانڈر کے مرنے سے کوئی ملک تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن جب اتنے تواتر سے کیجویلٹی شروع ہو جاتی ہیں اور فوج بھاگنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے، اندر سے کمزور پڑ رہا ہے، اندر سے کھوکھلا پڑ رہا ہے، اور وہ گھٹنوں کے اوپر آ رہا ہے، گھٹنوں کے اوپر آہستہ آہستہ سلو موشن میں اس کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری کیجویلٹیز اور اس سے جنم لینے والے باقی واقعات، اس سے باقی جو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، ان ہلاکتوں کو دیکھ کر ہی اسرائیلی فوجیں بھاگ رہی ہیں نا۔ یہی تو ہے جو اسرائیل کی مکمل ہار میں یہاں پر کردار ادا کر رہا ہے، سب سے ایک بڑا فیکٹر ثابت ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اس واقعے کے بعد بیان جاری کیا۔ اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ ایک ہی صورت میں حزب اللہ کو ہرایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجیں بیروت تک پہنچ جائیں اور بیروت کے اوپر قبضہ کر لیں، تو یہی وہ صورت ہوگی کہ حزب اللہ کو ہرایا جا سکتا ہے کمپلیٹلی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیروت تک پہنچنا تو پھر ناممکن ہے، تو اسی لیے حزب اللہ کو ہرانا بھی ناممکن ہے۔ اینڈنگ حزب اللہ ریکوائرز دا آکوپیشن آف دا بیروت اینڈ گوئنگ آل دا وے ٹو دا بیکا ویلی وچ اسرائیل از انکیپیبل آف۔ چونکہ بیروت کے اوپر حزب اللہ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیروت کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کے اوپر قبضہ کیا جائے، بیروت کے اوپر مکمل۔ تو بیروت کے اوپر چونکہ قبضہ نہیں ہو سکتا تو حزب اللہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 2-4 ولیجز کو تباہ کر کے ان کے اوپر اگر قبضہ ہو بھی جاتا ہے تو حزب اللہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو بہت گریٹ امپیکٹس والے اور ایک بڑی لڑائی اس وقت جنوبی لیبنان کے اندر جاری ہے، جہاں ہر دوسرے گھنٹے کوئی نہ کوئی ہلاکت کی خبر آ رہی ہے، اور ایک ایک ہلاکت ان کے لیے انبیئریبل ہے۔ آگے ذرا دیکھیے، سیم ٹائم کے اوپر جو انپریسیڈنٹڈ لیول کے فضائی حملے وہ بھی جاری ہیں۔ انپریسیڈنٹڈ کیا ہے؟ حیفا کو نشانہ بنانا انپریسیڈنٹڈ ہے، تل اویو کو نشانہ بنانا تو آخری چیز ہے۔ تو تل اویو چونکہ اب انہوں نے 3rd فیز کا اناؤنس کیا ہے اور تل اویو اس ٹارگٹ لسٹ کے اندر ہے، تو تل اویو بھی نشانہ بنایا اور باقی تمام حیفا اور ادھر ادھر سارے ایریاز کو اٹیک کیا گیا ہے۔ وہاں سے کیجویلٹیز کی خبر الگ آ رہی ہیں۔ جو ادھر حیفا میں اپنے آپ کو سیکیور سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تل اویو کے اندر اپنے آپ کو سیکیور سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کیجویلٹیز کی خبریں الگ آ رہی ہیں۔ تو تل اویو کے اندر ابھی بتایا جا رہا ہے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈرونز گھسے ہوئے ہیں۔ انسپیکشن آف another drone possibly heading toward تل اویو is underway۔ ڈرون ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کس ڈائریکشن سے آ رہے ہیں، وہ ایئر ڈیفنس ناکارہ ہو چکا ہے، اب وہ وار پلینز بھیج رہے ہیں لیکن کسی طرح سے بھی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حیفا میں بڑے حملے ہوئے ہیں، نتنیاہو کا جو گھر ہے سیزاریا، وہاں پر ایک بار پھر اٹیک ہوا ہے، اور حزب اللہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سائیکولوجیکلی بھی کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ سیزاریا امپورٹنٹ ہے سمبولیکلی کہ یہ نتنیاہو کا گھر ہے، یہ سب سے زیادہ سیکیور ایریا ہے، اس کو
वो बार बार निशाना बनाकर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने गुलानी ब्रिगेड को निशाने के ऊपर लिया हुआ है, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, तो इसी तरह सिजारिया का भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक बार फिर अटैक हुआ इजरायली मीडिया, एक्सप्लोजन्स इन सिजारिया। जब धमाके हो रहे हैं, सिर्फ मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं हो रहे जिनको फिजा में तबाह किया जा सके, बल्कि धमाके हो रहे हैं जो 7 अक्टूबर से पहले कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। किसने सोचा था सिजारिया में, जहां पर नेतन्याहू का घर है, कि वहां धमाके हो रहे होंगे? किसने सोचा था कि मिडिल ईस्ट का सबसे जो पावरफुल दारुल हुकूमत है, जो सबसे सिक्योर दारुल हुकूमत है, जो हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी और सारा कुछ है, उसके ऊपर धमाके हो रहे होंगे? ये किसी को सोचा नहीं था, और ना ही मतलब उनकी कैलकुलेशंस थी, वगरना वो इतना आगे तक कभी भी ना जाते। अब ये सारा कुछ उल्टा पड़ गया है, और अब हिजबुल्लाह को ना रोका जा सकता है, और ना कोई उनकी बात बन रही है कि हिजबुल्लाह या तो सरेंडर कर जाए या पीछे हट जाए, या उनको जो ये मुख्तलिफ पेशकशें कर रहे हैं, हिजबुल्लाह किसी की बात के ऊपर नहीं आ रही है, और मिलिटरीली उसको हराना नामुमकिन हो चुका है। और हराना तो दूर की बात, इसराइल को ज्यादा तकलीफ फिजाई हमलों की है कि अगर वहां सिर्फ जमीनी जंग का मामला होता तो सिर्फ फौज तक बात महदूद होती, जो जाते वहां पर उन्हीं को नुकसान होता। लेकिन अगर तिल अवीव के अंदर कोई बैठा हुआ भी सिक्योर और महफूज नहीं है, तो कैसे चलेगा ये मामला, और ये कब्जा कैसे कायम रहेगा? ये रह नहीं सकता है। इजरायली मीडिया मजीद अटैक्स बता रहे हैं, ड्रोन क्रैश इन द इलाकियम एरिया साउथ ऑफ द हाइफा। इलाकियम एक इंपॉर्टेंट बेस है, यहां पर इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि यहां पर भी ड्रोन्स आकर क्रैश हुए हैं। इजरायली मीडिया, ड्रोन एक्सप्लोड्स इन इलाकियम। फिर इजरायली एम्बुलेंस जो है वो बता रही हैं, 2 people इंजर्ड इन इलाकियम आफ्टर ड्रोन लॉन्च फ्रॉम लेबनान फेल। नंबर्स के ऊपर अगेन हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या हाइफा के अंदर, तल अवीव और सिजारिया के अंदर बैठे हुए इजरायली महफूज हैं? तो इजरायली मीडिया कह रहा है कि नहीं, वो भी महफूज नहीं है, बल्कि जो ड्रोन्स आकर गिर रहे हैं उसके नतीजे में इंजरीज और कैजुअलिटीज हो रही हैं। कहीं भी उनको अब छुपने की जगह नहीं है। सस्पिशियस एरियल टारगेट इज बीइंग ट्रैक्ड फ्रॉम लेबनान ओवर द वेस्टर्न गलीली एंड हाइफा बे एंड द इवेंट इज स्टिल ऑनगोइंग। तिल अवीव में अलग है कि वो ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं कि वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है। सिजारिया में अलग धमाके, हाइफा में अलग धमाके हैं, और इधर हाइफा बे में अलग से ड्रोन्स फिर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इवेंट इज स्टिल ऑन गोइंग, कि वो फिजाओं में ड्रोन्स को देख रहे हैं। इसके अलावा स्टेला मारिस जो नेवल बेस, नंबर 2 लेवल की नेवल बेस है हाइफा के अंदर, नंबर 1 वो दूसरी है जहां पर मतलब सबसे बड़े एसेट्स हैं, और ये भी कम अहमियत की हामिल नहीं है, ये भी स्ट्रेटेजिक नौयत की हामिल है, और मतलब टॉप कैटेगरी की। तो इसको एक बार फिर निशाना बनाया गया, अ स्ट्रेटेजिक बेस फॉर द नेवल मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस इन द नॉर्दर्न कोस्ट 35 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हाइफा विद क्वालिटेटिव मिसाइल साल्वो, नंबर 1 कैटेगरी के मिसाइल। और फिर 450 जो हरमीज ड्रोन है, जो मॉडर्न तरीन ड्रोन समझा जाता है, जो इसराइल का गुरूर समझा जाता है, उसको सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि ईरान ने दिए हुए हैं, उसके साथ जो है वो मार गिराया है। तो जबरदस्त जंग इस वक्त जमीनी और फिजाई जारी है। दोनों महाजों के ऊपर हिजबुल्लाह बहुत भारी पड़ रही है, इसराइल को बहुत भारी कीमत यहां पर चुकानी पड़ रही है, और हिजबुल्लाह टूट पड़ी है हर लिहाज से। और इस फतह को एक्सप्लेन करने के लिए फिलहाल अल्फाज बहुत कम हैं, शॉर्टेज है अल्फाज की, क्योंकि अगर मतलब बराबरी की लड़ाई होती है तो समझ आती है, जब बराबरी की लड़ाई ना हो और एक कमजोर सा दिखने वाला पहलवान एक सुपर पावर को शिकस्त दे दे, तो आप उसका अहाता नहीं कर सकते। ये तो बस मतलब कैसे हो गया ये समझ से बालातर है। तो ये वो चीजें हैं जो इजराइल की बुनियादें उखाड़ रही हैं। जमीनी देखें, ग्राउंड के ऊपर हारी हुई जंगें वो टेबल के ऊपर बैठकर जीती तो नहीं जा सकती। इजराइल जो ग्राउंड के ऊपर हार चुका है, वो हिजबुल्लाह को और हमास को खत्म करने में नाकाम हो चुका है, तो अब इजराइल के मंसूबे कैसे माने जा सकते हैं, उनकी शर्तें कैसे मानी जाएंगी, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो भी सोचते रहें। अब आगे जरा आ जाते हैं ट्रंप और दुनिया और रशिया और मिडिल ईस्ट क्या होने जा रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। बड़े आज स्पेशल मजीद हकायक हमारे सामने हैं। नज़ीर, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, दुनिया के थिंक टैंक्स की चीजें आपके सामने रख रहे हैं कि सेंसिबल फैसला यही है कि उधर यूक्रेन की जंग रोक दी जाए और इधर मिडिल ईस्ट की जंग रोक दी जाए, और सबसे पहले जरूरी है कि मिडिल ईस्ट की जंग रोक दी जाए, और ये सबसे सूटेबल, सेंसिबल और संजीदा फैसला है। और अगर ट्रंप इस तरफ नहीं आता तो फिर उसके लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली वो दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल देगा, और ये जो बड़ी जंग शुरू होगी ये अमेरिका के फाइनल डिक्लाइन का खात्मा होगा। मतलब यहां पर क्योंकि इजराइल हारा हुआ है,
اب امریکہ آ کر کہاں کہاں اور پھر آگے رشیا اور چائنا کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، تو جنگ سوٹ نہیں کرتی امریکہ کو۔ لیکن ناظرین وہاں پر چونکہ اسرائیلی لابی ہے اور یہاں کون سے سینسیبل فیصلے ہو رہے ہیں، اور سپر پاورز کا ایک غرور ہوتا ہے، سپر پاورز کبھی پیچھے نہیں ہٹتی ہیں، ان کا تکبر ہی ہمیشہ ان کو لے ڈوبتا ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں بالکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اب ناظرین اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو ٹیم بنائی ہے وہ ان کے لیے آئیڈیل ہے اور یہ ان کے لیے ڈریم ٹیم ہے، اور اب یہی وہ وقت ہے کہ وہ پورا جو فلسطین ہے اس کو ہڑپ کر لیں گے اور سیٹلمنٹس بنائیں گے اور ویسٹ بینک پر قبضہ کریں گے اور فلاں فلاں کریں گے۔ ذرا دیکھیے جوش کوalition جو ہے وہ اس کا بیان جاری ہوا ہے، نیو یارک ٹائم کی خبر، ثبوت آپ کے سامنے۔ ٹرمپ's team for the Middle East is a dream team for a strong relationship with Israel. Trump's team on the Middle East is a real dream team. مطلب اس سے اچھی ہمارے لیے کوئی ٹیم ہو نہیں سکتی۔ اب یہ بھی سائیکولوجیکل وارفیئر ہے۔ ہمیشہ ہی امریکی صدر اور اس کے اینٹنی بلنکن کیا کم حمایتی ہے اسرائیل کا؟ مجھے بتائیے، جو پہلے دن اترا اور کہا میں ایز اے جیو یہاں پر آیا ہوں، اینٹنی بلنکن کو کم حمایتی ہے؟ بائیڈن کوئی کم حمایتی ہے؟ اس انتظامیہ میں کون ہے جو ان کا حمایتی نہیں ہے، اور کون رہا ہے جو ان کا سبھی حمایتی ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر وہ بس ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کون سی امداد ایسی نہیں مل رہی تھی جو اب ملنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا بہرحال ٹرمپ's nominee for the Secretary of State Marco Rubio is a defender of the shared values and a great friend of Israel. Secretary of State جو ہے وہ great friend of Israel ہے۔ We are working hard to declare sovereignty over the largest possible area of the West Bank. Israeli settlement minister کہہ رہا ہے۔ اچھا اب ناظرین جو Secretary of State ہے، Secretary of Defense ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اور ایون جو یونائٹڈ نیشن کے ایمبیسڈر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور ایک اور شخصیت جس کا ہم نے پہلے ذکر نہیں کیا، جو مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشل یو ایس انوائے بھیجا گیا ہے، وہ بہت بڑا حمایتی ہے اسرائیل کا، اور وہ سیٹلمنٹ کا بہت بڑا حمایتی ہے۔ یعنی تمام اس وقت جو عہدیداران ہیں وہ ہائی لیول کے سپورٹر، یعنی اور ان کے بیانات بہت کھل کر ہیں اور بہت ہارڈ لائنر ہیں، اور جو وویک رامسوامی ہے وہ بہت بڑا سپورٹر اسرائیل کا، تو اور یہ ساری وہ لیڈرشپ ہے جو ہارڈ لائنر ہے، ٹھیک ہے نا، اور مطلب یہ بلنٹ ہے، کوئی بھی فیصلہ یہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ڈریم ٹیم ہے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ یہاں پر ناظرین لائبر مین جو ان کا ایک بڑا پولیٹیشن ہے، اس نے پرپوز کیا ہے کہ ایک بفر زون بنائی جائے لیبنان کے اندر، اور 100 سال تک اس کا قبضہ ہمارے پاس رہے، اور اس طرح سے اب اندازہ کریں یہ ہارے ہوئے لیبنان میں، اور کہہ رہے ہیں یہاں پر بفر زون بناؤ اور 100 سال تک یہ لیبنان کی زمین ہمارے پاس رہے گی۔ مطلب کوئی حد ہوتی ہے سفاکیت اور غرور کی، تکبر کی۔ یہاں پر ایک اور کام ہوا ہے، رشیا کے لیے جو انہوں نے نتن یاہو نے اپنا اسٹریٹجک منسٹر بھیجا تھا خفیہ طور پر، وہاں سے خبر آئی ہے، اس اسٹریٹجک منسٹر نے جا کر کہا ہے، جو اسرائیل کا پیغام دیا کہ رشیا وایا سیریا جو اسلحہ پہنچ رہا ہے حزب اللہ تک وہ بند کرے۔ جو ویگنر گروپ رشیا اسلحہ دے رہا ہے حزب اللہ کو، وایا بشار الاسد جا رہا ہے، اس کو بند کیا جائے، اور رشیا نے بالکل صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے رشیا کو یہ بھی آفر کرائی ہے کہ یہ جو یہاں پر بارڈر کنٹرول آپ آ کر سنبھال لیں، یہاں پر بفر زون بنائیں اور آپ آ جائیں، یعنی ان کو ایک اس طرح کا لالچ دیا کہ آپ کا انفلوئنس اس ریجن میں اور بڑھے گا، آپ کی پریزنس اور بڑھے گی۔ تو دونوں چیزیں رشیا نے جنا ریجیکٹ کر دیا۔ تو دیکھیں رشیا اور چائنا کا بہت بڑا فیکٹر ہے، وہ پوزیشن لے چکے ہیں، ہر فلسطین کے حق میں پوزیشن لے چکے ہیں۔ چائنا کے صدر نے کہا ہے اس ریجن کے اندر کوئی سیٹلمنٹ کامیاب نہیں ہوگی until and unless فلسطینی ریاست بنائی جائے۔ یعنی سیٹلمنٹ سے مراد وہ سیٹلمنٹ سے نہیں جو آبادیاں قائم کی جاتی ہیں، یعنی کوئی حتمی حل جو بھی دنیا پرپوز کرے گی کہ یہ کر لیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بفر زون بنا دے، فلانا کر رہے ہیں، اور ویسٹ بینک ہمیں مل جائے، وہ کہہ رہے ہیں۔ چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں نہ بنے گی کوئی بھی سازگار حل نہیں ہوگا، ہر حل تباہی لے کر آئے گا، یہاں پر امن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے بغیر کوئی یہاں پر کر لے گا تو ایسا ہونے والا نہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پورا ریجن بھی پوزیشن لے چکا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ آپ ذرا دیکھیے آج آسٹریلیا سے کیا خبر سامنے آئی ہے۔ آسٹریلیا ریکگنائز پیلسٹینین پرماننٹ سوورینٹی ان پالیسی شفٹ، اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے مارکنگ اے سگنیفیکنٹ شفٹ فرام اٹس پریویس سٹانس۔ یہ دا گارڈین رپورٹ کر رہا ہے پرماننٹ سوورینٹی آف پیلسٹینین، ایک مطلب بہت بڑا سگنیفیکنٹ پالیسی شفٹ نظر آیا ہے آسٹریلیا نے جو پیلسٹائن کی سوورینٹی کو تسلیم کیا ہے۔ یعنی جن ایریاز کے اوپر ویسٹ بینک اور ان کے اوپر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہماری سوورینٹی تسلیم کی جائے، آسٹریلیا کس کی سوورینٹی تسلیم کر رہا ہے؟
फलस्तीन की। तो बात नजर यह है कि जो अमेरिका के सबसे अपने बड़े इत्तेहादी हैं, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा उनका इत्तेहादी, क्लोज तरीन एलाय है, उनके पास लेजिटिमेसी और उनके पास गुंजाइश नहीं रही है कि वो मजीद इजराइल को सपोर्ट कर सकें इसके अंदर, तो अमेरिका नहीं कर सकता है। इसलिए जो हमने कहा ना कि सूटेबल और सेंसिबल फैसला यही है, वगरना जो भी ट्रंप जाएगा एक तो मामला मजीद जंग की तरफ जाएगा, बड़ी जंग छिड़ेगी, बड़ी तबाही, और फतह तो फिर छोड़ ही देना कि फतह यहां पर इजराइल को किस तरह से मिलने वाली, वो नहीं है। बेहतर यह कि दुनिया को अमन की तरफ लेकर जाया जाए। अगर ये सोचते हैं कि ये फोर्स इस्तेमाल करके फाते हो जाएंगे तो फाते तो भूल जाना, सिर्फ तबाही आने वाली है दुनिया के लिए। अब जरा देखिए अजरबैजान के अंदर क्या हुआ है। प्रोटेस्टर कॉल फॉर एनर्जी एम्बार्गो ऑन इजराइल COP29 समिट। अजरबैजान से कहा जाता है कि ऑयल की सप्लाई आती है इजराइल को, तो अजरबैजान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए। जो हालात आगे बढ़ रहे हैं, टाइम गुजरता चला जा रहा है, तो गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अवाम को जो ये तसल्ली हो रही है कि गवर्नमेंट्स तो कुछ भी नहीं कर रही हैं और ये वादे वही सिर्फ कर रही थी, तो अवाम के सब्र का पैमाना और जो कुछ यूरोप के अंदर हो रहा है, जो मुजाहरे, ये अनबिलीवेबल हैं। तो ये हम मुख्तसरन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। जो यहाँ पर लोग निकल आए, वहाँ पर निकल आए, ऑस्ट्रेलिया ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ये छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब ज़रा देखिए यूक्रेन का मामला कहां तक पहुंचा है। ट्रंप कहता है कि वो यूक्रेन की जंग रुकवाएगा और 100% क्लियर है कि ट्रंप यूक्रेन की जंग रुकवाना चाहता है। लेकिन कल मैंने एक बात की थी और मैंने उसको रिपीट किया था, और चूंकि मैंने पहली बार ये बात की और बात बहुत बड़ी थी जो आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं होगी, और मैंने ये कहा था कि यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए जरूरी है, जो अब इक्वेशन बन गई है यूरोप के इनकार के बाद, कि पहले मिडिल ईस्ट की जंग रुकवाई जाए। इससे पहले एक प्लान यह नजर आ रहा था कि यूक्रेन की जंग रुकवा के वो सारी फोर्स जो है वो इधर इस्तेमाल करेंगे, और जो कि हमने कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि वहां पर वो पिक एंड चूज करें। लेकिन अब उससे भी अगली बात जो मैंने की वो ये है कि यूक्रेन की जंग रुक ही नहीं सकती। पहले तो ये था ना कि वो यूक्रेन की जंग रुकवा लेंगे, और ये नजर आ रहा था कि वो रुकवा लेंगे, वो कहते थे कि वो रुकवाएंगे, और ये प्रैक्टिकल लगता था कि वो यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं। अगर अमेरिका बिल्कुल चाह रहा है तो ये रुक जाएगी जंग। लेकिन आगे से जब यूरोप ने कहा कि नहीं रोकेंगे, तो फिर यह जरूरत पेश आ गई है कि उनको अब पहले मिडिल ईस्ट की जंग रोकनी होगी, वहां पर अपना मकसद अचीव करने के लिए, जो अमेरिका के मफाद के लिए बहुत जरूरी है, यूक्रेन की जंग रुकवाना, जो ट्रंप खुद कहता है। अब यह मैं बात इसके आज मजीद सबूत आपके लिए लेकर आया हूं कि ट्रंप, इजराइल कह रहा है आइडियल टीम आ गई है उनके लिए, ट्रंप, लेकिन हम कह रहे हैं कि जमीनी हकायक मेल नहीं खाते हैं इनके मंसूबों से। जरूरी तो नहीं है कि जो भी कोई मुल्क फैसला करे अब दुनिया के हालात भी उसके लिए साजगार हो उन चीजों के लिए, तो आज हालात साजगार नहीं है। टाइम इज नॉट ऑन इजराइल साइड। जरा 3 खबरें आप देखिए मेरी इस बात के आज मजीद सबूत। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल सेंड एवरी डॉलर पॉसिबल टू यूक्रेन बिफोर ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी, फोर्ब्स, दुनिया का बड़ा मीडिया। यूरोप मेक्स फाइनल अपील टू बाइडेन फॉर यूक्रेन एड बिफोर ट्रम्प टर्म्स बिगेन्स। यूरोप सीक्स लास्ट मिनट यूक्रेन सपोर्ट फ्रॉम बाइडेन, ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है। यूरोप ने डिमांड की है बाइडेन से कि ट्रंप के आने से पहले जितनी इमदाद दी जा सकती है, जितने डॉलर दिए जा सकते हैं यूक्रेन को दे दिए जाएं, ताकि पैसा उसके पास होगा तो जंग वो साल 2 साल 3 साल तक मजीद चला सकता है, और फिर हम मजीद जो फंड है वो देते रहेंगे। और 4 साल बाद फिर भी तो यहाँ हुकूमत बदलनी है ना, तो वो कह रहे हैं तब तक हम यहाँ पर जंग को जो है वो फंड करते रहेंगे, तुम जाने से पहले जितने हो हमें पैसे दे जाओ। तो मुझे आप ये बताएं, कल तक तो फड्डा सिर्फ यूरोप के साथ था, आज ये खबर है कि फड्डा अंदर पड़ गया है। ओ भाई, ये अमेरिका में कब होता है कि एक नया सदर आ गया है जो पहले वाला कह रहा है वो इतना बड़ा पॉलिसी का मतलब तब्दीली है, इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, ये तो कभी भी नहीं होता। तो बात यह है कि ट्रंप के सामने कितने बड़े चैलेंजेस हैं, यूरोप को उसने सेटल डाउन करना है और अंदर जो कट्टा खुल गया है इस चैलेंज के साथ निपटना है। तो अब ये चैलेंजेस इतने बड़े हैं, यूक्रेन की जंग को, इस जिन को बोतल में डालने के लिए जरूरी है कि सारी दुनिया मिलकर एफर्ट करे, सारी दुनिया मिलकर एफर्ट करे, उसके बाद जाकर कहीं यूक्रेन की सेटलमेंट होगी। अब ये खाली ट्रंप के हाथ में नहीं रहा, जब यूरोप आगे से खड़ा हो गया है। अगर यूरोप कहे कि ठीक है जंग रोक रहे हैं तो वहां पर जंग रुक जाएगी, फिर मिडिल ईस्ट का मामला देखा जाएगा। लेकिन यूक्रेन की जंग जो अमेरिका के लिए रुकवाना बहुत जरूरी है और ट्रंप कहता है बहुत जरूरी है, वो नहीं रुकवा सकता। तो मुझे बताइए, ट्रंप तो एक इनकैपेबल सदर साबित होना, भाई वो क्या फिर करेगा क्या? यूक्रेन की जंग भी नहीं रुकेगी, मिडिल ईस्ट की भी चल रही होगी, इकोनॉमी का क्राइसिस, यूरोप और अमेरिका का फड्डा, क्या अमेरिका ये बर्दाश्त कर सकता है? तो उसके सामने चैलेंजेस इतने हैं कि
उसको दुनिया की भी सपोर्ट चाहिए इस जिन को बोतल में बंद करने के लिए। सबकी एफर्ट, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के मालिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के जंग के हवाले से, तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने जबरदस्त ताल्लुकात उनके रशिया के साथ हैं, चाइना कितना इंपॉर्टेंट है, और ये यहां पर फैसला करके बैठे कि ईरान और चाइना के खिलाफ अब महाज खोलना है। इनके खिलाफ महाज कल खोलकर वो यूक्रेन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए अब ये इक्वेशन बन चुकी है। वो जितना मर्जी कहते रहे कि हमारे पास ये ग्रेट टीम आ गई और हम फलाना फलाना, एक वो ऑन ग्राउंड हारे हुए हैं और दूसरी तरफ ये दुनिया के हालात, बदलते डायनामिक्स। और एक और बात सुनिए, देखें अमेरिका क्या है, यूरोप से लोगों ने जाकर अमेरिका को बसाया और अब अमेरिका सुपर पावर हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और यूरोप की पावर कमजोर हो गई। लेकिन यूरोप के लोग तो आजाद नेशंस है ना, मतलब बरतानिया इतनी बड़ी पावर रहा है और अभी भी है, फ्रांस इतनी बड़ी पावर रहा है, सुपर पावर रहा है, अभी भी एक बड़ी पावर माना जाता है। तो ठीक है, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंडर चलते हैं, अमेरिका की पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन अगर उनको अमेरिका थ्रेट करना लग जाए तो आप जरा इस बात को समझिए कि अमेरिका का थ्रेट करना जनूबी एशिया को या मिडिल ईस्ट को या अफ्रीकन नेशंस को और अमेरिका का थ्रेट करना यूरोपियंस को, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। ये जमीन और आसमान का फर्क है कि अमेरिका तो यूरोपियंस में से ही है और यूरोपियन वो नेशंस हैं जो किसी की गुलाम नहीं बनी हैं, एक बैकग्राउंड है और अभी तक वो किसी का कॉलोनी तो नहीं बने हैं, ठीक है, बल्कि उन्होंने दुनिया के ऊपर रूल किया है। तो वो अमेरिका के इस थ्रेट को कैसे बर्दाश्त करेंगे? इससे उनके अंदर जो एहसास पैदा होगा, जो इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं अब हम खुद खड़े होंगे। पहले वो कह रहे थे ठीक है अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हम चल रहे हैं, अमेरिका हमारी सिक्योरिटी कर रहा है, रिस्पेक्टेबल रिलेशन ये वो। अब जब अमेरिका यूरोपियंस को थ्रेट करना शुरू हो जाए तो यूरोपियंस हैं, मतलब वो इस तरह नहीं है कोई कमजोर मुल्क हैं या कोई कॉलोनी है किसी की कि वो कहेंगे अच्छा हम क्या करें। नहीं, यूरोपियंस हैं, जिन्होंने, यही लोग जिन्होंने जाकर अमेरिका बसाया। और किसने आकर, अमेरिका ने किससे आज़ादी हासिल की? बरतानिया से, ठीक है। तो फ्रांस की कॉलोनी वहां पर रही हैं, बरतानिया की रही हैं, स्पेन की रही हैं, तो अब उन्हीं को थ्रेट करने नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। यूरोप को अगर थ्रेट करना शुरू हो जाएगा अमेरिका तो नहीं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी देखिए, ब्रिक्स इस जंग के अंदर इन 13 महीनों की मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से ब्रिक्स मजबूत हुई। मिडिल ईस्ट के ममालिक को जरूरत पेश आई क्या वो दूसरी तरफ देखें? ये अमेरिका की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अब देखें सऊदी अरब जो उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी था उसको शिफ्ट करना पड़ा टुवर्ड्स ईरान। ओ भाई 45 साल पॉलिसी इन्वेस्ट किया गया ईरान को आइसोलेट करने के लिए। इन 13 महीनों में सऊदी अरब कह रहा है हम तो, ईरान तो हमारा जबरदस्त दोस्त है और मेरे लिए ऑनर है ईरान जाना। तो गेन किया या लूज किया मुझे बताइए? जिन अरब रियासतों के ऊपर इन्वेस्ट किया गया फॉर डेकेड्स, उनको इजराइल के साथ अलाइन करने के लिए और बाकियों के खिलाफ करने के लिए, और यहां पर अमेरिका कह रहा था चाइना को निकालो, रशिया को निकालो, सऊदी अरब से डिमांड थी, और बाकी रीजन से वो सारे जाकर ब्रिक्स में शामिल हो गए, उनके साथ कर। तो गेन किया या लूज किया है? अच्छा, अब नाज़रीन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखा है कि ब्रिक्स तगड़ा हुआ है। अगर ये जंग ना होती तो ब्रिक्स ना इतनी जल्दी इस लेवल के ऊपर पहुंचता, इतना तगड़ा होता। अब ये जो सारे हार्ड लाइनर आ गए हैं और ये अगर मजीद सख्ती करने की तरफ जाते हैं तो इसका नतीजा पता है क्या निकलेगा? इन्होंने गेम कुछ भी नहीं करना। आपको क्या लगता है कि आज अफ्रीकन नेशन कहेंगे कि अच्छा हम ठीक है आपकी बात मानते हैं, मिडिल ईस्ट कहेगा कि अच्छा ठीक है। अब क्या होगा कि ये मुल्क ज्यादा उधर, मतलब ईस्ट की पार ब्रिक्स की तरफ देखेंगे। ब्रिक्स और तगड़ा होने जा रहा है, जितनी अमेरिका अब सख्ती करेगा ब्रिक्स और पावरफुल होगा। और नेशंस देखें, एक पैरेलल सिस्टम दुनिया में आ चुका है, डॉलर अब मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चाइना और रशिया छोड़ चुके हैं, ईरान और मतलब वो इंडिया बात कर रहा है रशिया से कि हम अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड, तो पैरेलल सिस्टम तो आ गया है। और ब्रिक्स और चाइना रशिया ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि हम नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। तो दुनिया अब उनकी हरासमेंट के अंदर, उनकी धमकियों के अंदर उनके सामने झुकेगी नहीं, बल्कि वो मुतबादल जो निज़ाम है उसको जाकर ज्वाइन करेगी। तो इसलिए सेंसिबल और सूटेबल बात यही है कि इस इजरायली लॉबी को जो है ना इसको साइड पे करें, सेंसिबल फैसले करें, जंग रुकवाएं और इन सारे चैलेंजेस को समझते हुए आगे बढ़ें और दुनिया के साथ इंगेजमेंट करें। और अगर ये मिडिल ईस्ट में मजीद ये करते हैं तो इनके हत्थे पल्ले कुछ भी नहीं आना है। और एक टोटली डिफीट किया हुआ इसराइल, जिसके लोग छोड़कर भाग रहे हैं, जिसकी फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वहां पर अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बदल गया है तो क्या यहां पर जनाब
اسرائیل فاتح ہو جائے گا؟ وہ فوج تو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے. تو سیکرٹری آف اسٹیٹ جو آلریڈی ایک ان کا سب سے بڑا سپورٹر موجودہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, تو نیا آ جائے گا تو کیا فوج کہے گی کہ اچھا اب ہم بھاگیں گے نہیں بلکہ اب ہم لڑیں گے؟ نہیں, یہ خیالی پلاؤ ہیں, یہ امیجینیٹو وکٹری ہے جو اس وقت وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہونے والا ہے. ان کی سختی مزید اس بلاک کو پاورفل کرنے جا رہی ہے, اور رشیا اور چائنا زیادہ کھل کر مڈل ایسٹ میں انوالومنٹ کریں گے جتنا یہ ان کو تنگ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے چائنا کب پہلے گلوبل کانفلکٹ میں تھا, اب کی بار کیوں, اب کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم ابھی اس بات کی شدت کو پوری طرح سے ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ چائنا دنیا کی تاریخ میں اس حالیہ ماڈرن ہسٹری کے اندر پہلی بار ایک گلوبل کانفلکٹ کے اندر داخل ہوا ہے. چائنا نہیں ہوا. کولڈ وار میں آپ کو کہیں چائنا نظر آتا ہے؟ ان پچھلے 20 سالوں میں کہیں آپ کو چائنا نظر آتا ہے کسی گلوبل کانفلکٹ کے اندر؟ اس نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم پوزیشن لی ہے. چائنا ایک اتنی بڑی پار, تو کیا مطلب اگر امریکہ کسی جگہ پر آتا ہے اور اپنا اس میں پاور استعمال کرتا ہے تو سارا معاملہ پلٹ نہیں جاتا. تو جب چائنا آئے گا تو سب سے بنیادی فیکٹر ہے, جہاں پر چائنا آئے گا کھیل پلٹ جائے گا. تو چائنا یہاں پر آ چکا ہے. کیوں آیا ہے؟ اس کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی اگلی باری میری ہے. تو یہ جتنا ان کو تنگ کریں گے, جتنی مزید یہ سختی کریں گے, اتنا وہ زیادہ انوالو کریں گے مڈل ایسٹ کے اندر, اور جتنا یہ مڈل ایسٹ کو تنگ کریں گے مڈل ایسٹ زیادہ ان کے ساتھ انگیج کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت کی تازہ صورتحال ہے, ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.